हेलो गाइस, साक्षी है और मैं आपका कुमुद्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आरआरबी के बाकी दूसरे एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो हम सब यहाँ पर एक सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा और ये सीरीज़ आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, तो इसको आप एंजॉय कीजिए। और सबसे पहले हम लेकर के आए हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो आपको पता ही होगा हमारे 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट बट इम्पर्मानेंट अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, एक मिनट, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, राइट। और उसके बाद जब सेकंड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये तो फर्स्ट मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो फर्स्ट परमानेंट अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? इसके अलावा एक पॉइंट और याद रख लीजिए, 29 अगस्त 1947 को किसका गठन हुआ था? प्रारूप समिति का। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्लियर? तो याद रख लेना है, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 9 दिसंबर 1946। तब उस समय जो भी सबसे कहिए कि उम्र दराज थे, सीनियर थे, यानी सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद जब सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो फर्स्ट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन में है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद, तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? अब ये मसौदा का मतलब क्या होता है? देखो, हमने प्रारूप देखा, प्रारूप यहाँ पे प्रारूप समिति, हमने मसौदा भी देखा और इसी को ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी अभी किस चीज को ड्राफ्ट करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। और कब बनी थी? तो बताया था 29 अगस्त 1946, नहीं 47। ठीक है, और इसमें कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर भी हैं, डॉक्टर के.एम. मुंशी भी हैं, ए.वी. ठाकुर नहीं थे। और इसका मतलब आंसर हमारा यहाँ पर ए.वी. ठाकुर हो जाता है। इसके अलावा कौन थे? टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, इसके अलावा अलादी कृष्णा, ठीक है, एक और लिख देते हैं यहीं पे, कृष्णा स्वामी अय्यर, पूरा नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, इसके अलावा है एन माधव राव, जिन्होंने किसकी जगह ली थी? बी.एल. मित्र की, राइट। और टी.टी. कृष्णमचारी, जिन्होंने डी.पी. खेतान की डेथ हो गई थी, उनकी जगह ली थी। ठीक है,
क्लियर? तो हमारे टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 BR अम्बेडकर, है ना। चलिए नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया? तो मैंने बताया कि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। क्या हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना। फिर 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग हुई और परमानेंट अध्यक्ष चुना राजेंद्र प्रसाद को। और थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यह कॉन्स्टिट्यूशन में हम कौन कौन सी चीज़ों को समाहित करेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स उसमें दिए हुए थे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया। डेट है 13 दिसंबर 1946। सो आंसर हो जाता है ये। क्लियर? इसके अलावा एक चीज याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जिसको संविधान सभा कहते हैं, ये किसके तहत आई? क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन? तो इसको बनाया गया कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। ठीक है, और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था बताइए? जुलाई 1946 को। ठीक है, और मीटिंग्स इसकी यहाँ से दिसंबर से शुरू हुई थी। क्लियर? और 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। क्लियर? अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है हम आगे बताएंगे। यहीं से काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आज हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। ठीक है, प्रीएम्बल प्रस्तावना में मेंशन्ड है, जो कि यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखे थे, वही आज हमारे प्रीएम्बल में है। तो कहते हैं कि प्रीएम्बल का आधार यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों या लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? अच्छा, तो यानी कितना टाइम लगा? तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो एग्जैक्ट टाइम है, तो आंसर यहाँ पे अप्रोक्स 3 इयर्स लिया जाएगा। लेकिन डेफिनेट टाइम पीरियड क्या हुआ इसका? 2 वर्ष 11 मंथ्स, ठीक है, एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसी को हमने बोला लगभग 3 साल। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, है ना। याद बार बार हम इसको इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि वो याद हो जाए आपको। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, फर्स्ट सेंट्रल बजट की बात हो रही है, वो भी स्वतंत्र भारत के, किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, NK चंद्रा या RK षणमुखम शेट्टी? तो या शेट्टी, तो क्या आंसर हुआ इसका? आंसर है ऑप्शन डी, RK षणमुखम शेट्टी। तो ये उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। किस समय? जिस समय स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आया, और ये टाइम है 26 नवंबर 1947 को, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर उपाध्यक्ष को पूछा गया है। जयपाल सिंह नहीं है, जी दुर्गाबाई देशमुख भी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद तो है ही नहीं क्योंकि वो तो अध्यक्ष थे। आंसर है HC मुखर्जी। HC मुखर्जी का कंप्लीट आपको फुल नेम पता होना चाहिए, कई बार HC ना करके हरेंद्र कुमार मुखर्जी के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम हो जाता है। और इनको 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ये वही डेट है जब राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 यानी देश आजाद होने से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, शहीद दिवस,
स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस तो हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से हुआ है ना, तो ये भी नहीं है, संविधान दिवस नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे तो आपको पता ही होगा हम 26 नवंबर को मनाते हैं। तो इसका आंसर है स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। कब? 1947 से पहले। और जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस हो जाता है। और जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो 26 जनवरी हो जाती है गणतंत्र दिवस। अब ये जानना जरूरी है कि 26 जनवरी की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। 26 जनवरी हमने चुना तो आपको याद होगा हिस्ट्री में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था। और ये कहा था यहाँ पे झंडा फहराते हुए कि हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। इसकी संकल्पना प्रस्तुत की 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, और यही डेट इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसको लागू करने की डेट भी 26 जनवरी चुनी। क्लियर? तो अब हमारे लिए 15 अगस्त हो जाता है स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या होता है उस पर आगे क्वेश्चन आएगा, वहां पे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सबसे पहले डैश डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्रिप्स मिशन 1942, ये आंसर नहीं है। वेवल प्लान 1945 नहीं। और रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा, ये भी आंसर नहीं है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 लेकर के आता है कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम। अब मॉर्ले उस समय के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, भारत के राज्य सचिव। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय क्या थे? वाइसरॉय। ठीक, तो इस समय आया हुआ रिफॉर्म मॉर्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था कि मुस्लिम सदस्यों को जो चुनाव होगा, मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव होगा वो कौन करेगा? मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो है यानी उस समय के वाइसरॉय, उनको जनक भी बोला जाता है। किसका जनक? कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम का जनक। अब आपको पता होगा आज में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है और उसमें जो वोटर्स हैं, अब वो वोटर्स किसी भी कास्ट कम्युनिटी के हो सकते हैं और वो वोट करते हैं। ठीक है, और जो उस पे कंटेस्टेंट है उनको वोट करते हैं, तो वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी का हो सकता है। तो ये समझ आया, यहाँ पर वोटर्स भी किसी भी कास्ट कम्युनिटी के हो सकते हैं और यहाँ पर कंटेस्टेंट्स भी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम में कि अगर मुस्लिम सदस्य है तो उसको मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कौन सा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया? इंदिरा साहनी केस ने नहीं, शंकरी प्रसाद केस ने भी नहीं, गोलकनाथ ने भी नहीं। आंसर है केशवानंद भारती केस, जो कि कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, और ये कितने जजेस का वर्डिक्शन था? 13 न्यायाधीशों की पीठ ने ये कहा था। क्या कहा था? ये वर्डिक्शन में क्या बोला था कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, बट
उसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करेगी, उसके मूल ढांचे को हानि नहीं पहुंचाएगी। और अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून बनाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, जो कि होता है आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है, उसको हार्म करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ठीक है, नल एंड वॉइड मतलब इसको रद्द कर सकती है। क्लियर? चलिए, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी मूल संरचना का मतलब क्या होता है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश जो है एक सेक्युलर कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री है, या फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, या फिर एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, और कल को गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा देश एक कम्युनिस्ट कंट्री हो जाए बजाय डेमोक्रेटिक कंट्री के या फिर रिपब्लिक कंट्री के, तो इसका मतलब है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, यानी कि जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका है, पूरा देश टिका है, उसी को आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये वो मूल भावनाएं हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के लोगों ने रखी थी। ठीक है, और जिसके ऊपर पूरा संविधान टिका हुआ है। क्लियर? तो इन मूल ढांचों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी होता था, फंडामेंटल राइट, उसको यहाँ से हटाकर, फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको किस में लेकर गए, 300A में, जिसको हमने कर दिया एक लीगल राइट। तो प्रॉपर्टी राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में। क्लियर? तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था तो उसको चेंज कर दिया है, इस चीज को समझना है। राइट? चलिए, नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा बनी थी जुलाई 1946 को, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पता ही था, सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। और नेक्स्ट, इसके अलावा और भी पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारी संविधान सभा बनी, इसमें कितने सदस्य थे, मेंबर्स थे 389, और इनमें से 292 तो हमने प्रोविंस से लिए यानी प्रांतों से, 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा 93 जो थे वो थे देशी रियासतों से, और इसके अलावा 4 थे उस समय यूटीज, उस समय उनको कमिश्नरीज बोला जाता था, जो कि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही थी। एक तो प्रोविंस थे और एक डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चलते थे, यूटी, जो कि आज हमारी गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, और इनको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। उस समय उसको कमिश्नरीज बोलते थे। तो इन कमिश्नरीज से 4, ठीक है, इस तरीके से टोटल 389 मेंबर्स थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्लियर? और इसके अलावा आपको पता ही है सेकेंड बैठक में क्या इम्पोर्टेंट घटा, एक तो स्थायी अध्यक्ष और दूसरे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? HC मुखर्जी। क्लियर? उपाध्यक्ष बोलो या फिर उपसभापति, ये दोनों ही वर्ड को याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है? तो क्या हुआ कि उस समय डिबेट होती थी, तो डिबेट में यही कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारी चीज़ों को बोरो किया गया है, तो इसमें हमारे यहाँ पर कोई मौलिकता तो नहीं रह जाएगी। लेकिन ये भी चीज़ थी कि बेशक दूसरे देशों से हमने बोरो किया, लेकिन उसको अपने देश के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन के साथ हमने लिया। एक तो ये चीज़ बोली गई थी BR अम्बेडकर के द्वारा। दूसरी ये चीज़ कि संविधान का जो मौलिक विचार है उस पर किसी का प्रिविलेज नहीं है, यानी कि विशेष अधिकार नहीं है, ये कोई कॉपीराइट या पेटेंट उसने नहीं ले लिया है। तो इस तरीके से ये बात इस संदर्भ में बोली गई है। तो ऐसा किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये
ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, हेड थे। तो इन्हीं के ऊपर था कि जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा आर्ग्यूमेंट में उनको आंसर करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है जिसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को हम लॉ डे यानी कानून दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन हमने जब 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रहे थे, तो उस समय हमने कहा कि इसको अब से संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। तो 26 नवंबर को हम पहले लॉ डे के रूप में मनाते थे, आज भी ये लॉ डे के रूप में मनता है। उसके अलावा 2015 से इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से संविधान दिवस के रूप में भी मनाने लग गए। क्लियर। दूसरा, इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है? वो इंपॉर्टेंस है कि 26 नवंबर 1949 वो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। क्लियर। और लेकिन लागू हमने यहाँ से नहीं किया था, यहाँ पर कुछ ही प्रोविजंस थे वो लागू हुए, बट पूरी तरीके से वो लागू हुआ था कुछ महीनों के वेट के बाद 26 जनवरी 1950, ठीक है, पूर्ण रूप से यहाँ से लागू हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को, जनतंत्र और अंबेडकर की शिक्षाएं या धर्मनिरपेक्षता? देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसे बोलेंगे हम लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा के डैश डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो पहली बात ये, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, और संविधान सभा का जो क्या नाम, ये जो डिमांड थी इंडियंस के द्वारा तो काफी समय से लाई जा रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा किस प्लान के तहत इसको एक्सेप्ट किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिशनरी प्लान या कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान? आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान, राइट। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। उस समय के जो ब्रिटिश पीएम थे, कौन थे? क्लीमेंट। अब इसको क्लीमेंट, राइट, क्लीमेंट एटली। तो क्या कहा कि इंडिया को स्वतंत्रता देनी है, और उस सब के लिए वहाँ की कैबिनेट के मिनिस्टर्स को भेजा, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। और उनमें से 3 सदस्य थे जो यहाँ पर आए, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये 3 सदस्यों की कमिटी बनाई। कौन कौन थे इसमें? स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस, और थर्ड बताइए एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर, ठीक है, ये जगह नहीं बची। तो ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई जो इंडिया में आती है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, और इसी ने संविधान सभा को का जो कॉन्सेप्ट था, इंडियंस की डिमांड थी, उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या प्रोविजंस थे? एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि देश की आज़ादी से पहले गवर्नमेंट बनाना, यानी अंतिम नहीं अंतरिम, राइट। तो ये है इंटरिम गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये संविधान सभा की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आंसर
26 जनवरी 1947 या 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो क्या आंसर हुआ इसका, बताइए। ये देश की आज़ादी से पहले ही हो गया था और उसकी डेट है 22 जुलाई 1947, याद रखना है, ठीक है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और ध्वज की जो लंबाई है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, बताइए। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, लंबाई और चौड़ाई 3:2, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता होना चाहिए, नेशनल एम्बलम। तो कब अपनाया गया, 15 अगस्त 1947 भी नहीं है, 14 अगस्त 1947 नहीं आंसर, 20 अगस्त 1950 भी नहीं है, 26 जनवरी 1950 इसका आंसर है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को, अब ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये अशोक ने क्या बनाया था, अशोक द्वारा जो सारनाथ में स्थापित क्या है, सिंह स्तंभ, सिंह स्तंभ वहां से लिया है, ठीक है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में फेस किए हुए हैं और इसमें क्या है कि नीचे एक गोल आधार है और इस गोल आधार पर एक तो हाथी है, घोड़ा है, सांड है और सिंह है, ठीक है। और इसी आधार पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और इसी सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया हुआ है, सत्यमेव जयते, अब देखिए इसको लिया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, उपनिषद होते हैं तो मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है, ठीक। अब इसके अलावा जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो किस लिपि में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि है। अब ये देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब ये भारत लिख रहा है, एक मिनट, अभी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल, ये भारत लिख रहे हैं, भारत को BHARAT भी लिख सकते हैं और भारत को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भारत को अगर हम BHARAT ऐसे करके लिखते हैं, ये रोमन लिपि हो जाती है, ये देवनागरी लिपि हो जाती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है। तो ये वही क्वेश्चन आ गया गणतंत्र के बारे में। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं और गणतंत्र का मतलब क्या है, शासक राजा या रानी होती है, नो ये भी नहीं है। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ये हेरिडिटरी नहीं चलता। और वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो भी नहीं है। आंसर है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यहाँ पे ये है कि हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। क्या बोलते हैं हम उनको, प्रेसिडेंट बोलते हैं, राइट। और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। हेड ऑफ द स्टेट को कहीं पर सम्राट यानी जैसे जापान में बोला जाता है, तो कहीं पर राजा जैसे कि ब्रिटेन में बोला जाता है। लेकिन ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट क्या है, हेरिडिटरी है, राइट। तो हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है जो कि हेरिडिटरी नहीं है, उस पर सभी लोगों को चुनने का अधिकार है अगर वो कॉम्पिटेंट है, राइट, उसके योग्य है। तो गणतंत्र का मतलब यही होता है कि देश की हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट सभी के लिए खुली हो, क्लियर। तो आम जनता में से कोई भी पदासीन हो सकता है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट कि हम एक गणतंत्र देश बनेंगे ना कि राजतांत्रिक देश, तो ये हमने लिए फ्रांस से, क्लियर। नेक्स्ट है, नीचे एक अभिकथन है, अभिकथन मतलब असर्शन और इसका एक कारण यानी रीजन। तो असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्शन यानी अभिकथन क्या बोलता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और रीजनिंग कहती है कि भारत, क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। देखिए इसमें आंसर क्या होगा
कि ऑफ कोर्स भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सही है, और भारत का अपना संविधान ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन भारत का अपना एक संविधान है इसलिए एक लोकतांत्रिक देश है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन RA का कोई व्याख्या नहीं करता है कि भारत का अपना संविधान है इसलिए लोकतांत्रिक देश है। क्लियर, इसको याद रखना है। तो लोकतंत्र का मतलब तो आप समझते ही हैं कि लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और जिसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन जो अभी बोली, ये किसने बोली थी? अब्राहम लिंकन ने बोली थी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए हैं? तो कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से? और देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये लिया है फ्रांस से। तो फ्रांस की क्रांति ही इन 3 वर्ड्स पे हुई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए हुए हैं। और आयरलैंड से हमने क्या लिया हुआ है? DPSP। DPSP किसको बोलते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्टेट अपनी पॉलिसीज में लेगा। ब्रिटेन से हमने क्या लिया हुआ है? तो ब्रिटेन से हमने लिया हुआ है रूल ऑफ लॉ, यानी कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है, जो कानून कहता है वही शासित होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है, राइट। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ है एक तो अपनी समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिस पर स्टेट को भी राइट होता है उस सब्जेक्ट पर कानून बनाने का, और सेंटर को भी। अगर दोनों बनाते हैं तब प्रिवेल कौन करता है? सेंटर। ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ से ली है। इसके अलावा हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्तावना की भाषा भी ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो भारत का जो संविधान है वो काफी सारे दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है, वहां से बहुत सारी चीजें हमने उठाई है मॉडिफिकेशन के साथ, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रांस का भी हमने पढ़ा, आयरलैंड का भी पढ़ा, USA का भी पढ़ते हैं, डेनमार्क इसका आंसर नहीं है। डेनमार्क से हमने कुछ नहीं लिया है, तो डेनमार्क ही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से। USA के संविधान से हमने क्या लिया है बताइए? US से एक तो फंडामेंटल राइट्स लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा इम्पीचमेंट लिया है। इम्पीचमेंट किस पर होता है बताइए? महाभियोग सिर्फ और सिर्फ होता है, और वो किस पर होता है? राष्ट्रपति पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो कि हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी जो होगी उसको हम पूरी तरीके से स्वतंत्र रखेंगे और निष्पक्ष रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? USA से। आयरलैंड का बता ही दिया था, आयरलैंड से हमने DPSP लिया है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से हमने 12 मेंबर्स राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी यहीं से लिया है। ठीक है, और फ्रांस के संविधान से और हमने क्या लिया है? रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट, गणतंत्र हम अपने देश को बोलते हैं, तो ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने फ्रांस से ली है। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के, देखो राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। लास्ट ईयर इलेक्शन हुए लोकसभा के, प्रत्यक्ष रूप से हमने पार्टिसिपेट किया उसमें वोट करके, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं राज्यसभा के। इसमें संवैधानिक प्रावधान को किस देश से लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जर्मनी से नहीं लिया हमने, अमेरिका से भी नहीं और इंग्लैंड से भी नहीं, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। क्लियर, याद रखना है, साउथ अफ्रीका से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग हमने जर्मनी के संविधान से लिया है? तो भारतीय संविधान में हमने जर्मनी से क्या लिया है? संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट, नहीं ये नहीं है। संघीय प्रणाली, ये तो हमने कनाडा से लिए, तो ये भी नहीं है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से, ये भी नहीं है। आंसर है आपातकाल के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स का, जो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट का सस्पेंशन हो जाता है। ठीक है,
तो मूल अधिकारों का निलंबन वो यहाँ से लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? हाँ, ये जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 358 और 359 फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन, उनकी एनफोर्समेंट, उनके लागू होने का सस्पेंशन वो होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 358 और 359 इससे ही रिलेटेड है, क्लियर। और मेनली 358 आर्टिकल 19 के सस्पेंशन से रिलेटेड है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कौन पहले पोस्ट तक पहुंचता है, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से हमने लिया है? आयरलैंड से, फ्रांस से, ब्रिटेन या अमेरिका से? आंसर ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि हमने देखा था पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन का, और जैसे ब्रिटेन में होता था उसी के द्वारा शासित रहे हैं 200+ ईयर्स तक, तो यहीं से इन्फ्लुएंस होकर हमने ज़्यादातर अपनी शासन पद्धति की प्रणालियाँ ब्रिटेन से ली हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारत, जिसको इंडिया कहते हैं, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो अनुच्छेद 4 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 1 में है, राइट। ये सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल से ही इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अब बाकी आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? ये कहता है, बताइए, ये कहता है नए राज्यों का, देखिए ये हो गया इंडिया, एक मिनट बना ही देते हैं, ये हो गया इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में ऑलरेडी स्टेट्स हैं, ठीक है, और एक इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि बाहर से दूसरे स्टेट्स का प्रवेश कराना, बाहर से दूसरे स्टेट्स का प्रवेश कराना। फॉर एग्जाम्पल नेपाल बोले कि हमें इंडिया में शामिल होना है, तो इंडिया उसको एक नए स्टेट के रूप में प्रवेश कराए। तो ये हो जाता है कि एक नए राज्य का प्रवेश होना संघ में, इंडिया भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश, ठीक है। या फिर एक नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना। अब ये स्थापना कैसे? अब देश के अंदर तो नए राज्य की स्थापना की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इस देश की, मतलब भारतीय संघ के बाहर किसी नए राज्य की स्थापना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल के कुछ हिस्से को हम नए राज्य के रूप में बाहर उसकी स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 कहता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंडिया के स्टेट्स हैं उस पर बात करता है कि हम एग्जिस्टिंग स्टेट में ही एक स्टेट को तोड़ करके 2 बनाना है या 4 बनाना है, या फिर उसकी बाउंड्रीज में चेंज करना है, ठीक है, बाउंड्रीज को अल्टर करना है, घटाना है या बढ़ाना है। इसके अलावा नेम चेंज करने हैं, ठीक, या फिर उसके अलावा 2 स्टेट को मिला करके एक स्टेट बनाना है। तो इस तरह का कोई भी चेंज होगा एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, वो आर्टिकल 3 में होगा, ठीक है। 2 में हम बाहर से नए राज्य का प्रवेश करा रहे हैं या बाहर ही किसी नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं। और 4 कहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आर्टिकल 2 और 3 ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किसके तहत होता है? आर्टिकल 368, ये इसके तहत नहीं होगा। यानी कि 2 और 3 के तहत जो भी चेंज हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट एक्ट यानी आर्टिकल 368 के तहत नहीं कहलाएंगे, क्लियर। तो किसके तहत होगा? ऑफ कोर्स आर्टिकल 4 के तहत। चलिए नेक्स्ट है सन डैश में उड़ीसा या ओडिशा भी कहते हैं, भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था अब भी, और अब भी है। तो कब हुआ था शामिल? 1950 में, 1948 में या 1949 में? आंसर है 1950 में। तो चलिए थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं। ओडिशा, आपको ये पता ही होगा, पहले बिहार प्लस ओडिशा पार्ट थे या के साथ थे किसके? बंगाल के, ठीक है। इसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे। 1912 में बंगाल से अलग हो जाता है बिहार।
और जिसमें आता है ओडिशा भी। उसके बाद ओडिशा बिहार से अलग हो जाता है 1 अप्रैल 1936 में, और इसी वजह से ओडिशा में 1 अप्रैल को मनाते हैं ओडिशा डे। ये हो जाता है इसका ओडिशा डे। क्लियर। बाद में 1950 में क्या होता है, 1950 में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल होता है, स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 1972 को 1972 को डैश डैश का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेलंगाना नहीं, वो तो बहुत रिसेंट है, 2014 है। ओडिशा अभी हमने देख ही लिया, ये भी नहीं है। गोवा और मेघालय में आंसर है मेघालय। तो मेघालय का जो गठन था बहुत इंपॉर्टेंट, 21 जनवरी 1972 को हुआ। ठीक है। तेलंगाना का कब हुआ, 2 जून 2014 को। इसके अलावा ओडिशा का अभी हमने देखा 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ और स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। गोवा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, 30 मई 1987, गोवा 87, राइट। और तेलंगाना भारत का उस समय 29th स्टेट के रूप में उभरा था। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस समय एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं, बताइए टोटल स्टेट्स कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की, अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43, 350, 341, 200 या 241? कौन सा आर्टिकल है जो संसद को जातियों, उपजातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने की शक्ति देता है? तो मेन है कि एसटी, अनुसूचित जातियों की सूची, एसटी की लिस्ट होती है और इस लिस्ट में कोई भी कास्ट, कोई भी उपकास्ट, सबकास्ट और कोई भी ट्राइब को शामिल करने की या उसे बाहर करने की शक्ति देता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है आर्टिकल 341, याद रखना है। ठीक है। तो 341 जो है राष्ट्रपति को पावर देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है। ठीक है। प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है कि वो जाति, उपजाति, जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सके या बाहर कर सके। 43 भी देख लेते हैं। 43 किससे रिलेटेड है? ये लिविंग वेजेस से रिलेटेड है, लिविंग वेजेस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वाह मजदूरी। ठीक है। निर्वाह मजदूरी से रिलेटेड है, किसकी? कर्मचारियों की। और आर्टिकल 200 किससे संबंधित है? तो ये है गवर्नर के द्वारा विधेयक पर क्या दिया जाता है? अनुमति। तो गवर्नर की कंसेंट ऑन बिल्स। ठीक है। इसके अलावा 241 का भी देख लेते हैं। 241 किससे रिलेटेड है? संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी, यूटी के लिए हाई कोर्ट्स। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट्स की बात करता है आर्टिकल 241। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 यानी शेड्यूल 7 की सूची 2 यानी संघ, देखिए फर्स्ट होती है संघ सूची और सेकंड होती है राज्य सूची। इसके अलावा थर्ड सूची कौन सी होती है? समवर्ती सूची। ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब कि सूची 2 यानी राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? वो ये कह रहा है कि हमारे जो विषय हैं नेशनल लेवल पर वो 3 भागों में बटे हैं कि जो संघ सूची में शामिल है इन विषयों पर कानून संघ सरकार बनाएगी और जो राज्य सूची में शामिल है उन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी और जो समवर्ती में है उन पर दोनों बनाएंगे। ठीक है। संघ सूची में कितने विषय शामिल है? हालांकि ये ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं अभी संघ सूची में 100, राज्य सूची में शामिल है 61 और समवर्ती सूची में शामिल है
52। ठीक, और इसके अलावा हाँ, तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। आंसर है, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो, अगर राज्यसभा पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित करती है और ये उसकी जो 2/3 मेजोरिटी के साथ वो ये पारित कर देती है कि इस पे कानून पार्लियामेंट बनाए, तो उस पे कानून बनाया जाता है और यही एक अपवाद हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, आपने अवशिष्ट रेजिडुअल जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, अवशिष्ट विषय, इस पर कौन कानून बनाता है? तो इस पर संघ सरकार बनाती है। अच्छा, समवर्ती सूची में अगर कानून दोनों बनाते और क्लैश कर रहे तो प्रिविल संघ सूची करती है, सॉरी प्रिविल संघ सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ चलो, एक चीज़ और बता देती हूँ। आर्टिकल 249 है जो ये पावर राज्यसभा को देता है कि वो ऐसा प्रस्ताव लाए और 2/3 मेजोरिटी से पास करे कि संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। क्लियर? गिव मी 10 सेकेंड्स। यस, नाउ नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से, या भारत के उच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार से, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, या वाक स्वतंत्रता से? तो आंसर है इसका राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 में है। और इसके तहत प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है? वो किसी व्यक्ति के दंड को माफ कर सकता है, यानी क्षमा प्रदान कर सकता है, प्रविलंबन दे सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। ठीक है, तो उसके पास ये पावर्स होती हैं। सेम पावर गवर्नर के पास भी होती है आर्टिकल 161 में, राइट? 161 में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है। और यहाँ पर आर्टिकल 124 होता है जो कि उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, यानी आर्टिकल 124 यहाँ पे इसका आंसर ये होता। ठीक है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है आर्टिकल 75 के तहत। क्लियर? और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये वाला राइट हमें आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में मिला हुआ है। क्लियर? तो 72 प्रेसिडेंट की इस पावर से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है? 1 पुलिस, व्यापार या रक्षा? तो इसका आंसर है 1 फॉरेस्ट आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पर, और इस पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों को है। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां होती है। एक चीज याद कर लेते हैं, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था कब? 1976 में। उसके तहत 5 सब्जेक्ट्स को अदला बदली की गई थी। तो इसमें क्या हुआ था? शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव, पक्षी, यस, और न्याय, इन सबको राज्य सूची से हटा करके इन सबको कहाँ लेके आ गए थे? समवर्ती सूची में डाल दिया था। समवर्ती सूची में डाल दिया था, राज्य सूची से हटा दिया था। तो 5 विषयों को, इसका मतलब उस समय सेंट्रल लिस्ट में विषय हुआ करते थे 66, लेकिन 5 हट गए तो अब तक ये 61 है, राइट? और हाँ, उस समय कॉन्करेंट लिस्ट में होते थे विषय कितने? उस समय होते थे 47, बट इसमें 5 ऐड हो गए तो वो हो गए फिर 52। ठीक है, चलिए तो याद रख लेना है, अभी के लिए सेंट्रल लिस्ट में विषय है 100, स्टेट लिस्ट में विषय है 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में विषय है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो ये तो नहीं है। अस्पृश्यता का कानून यानी अनटचेबिलिटी, इसमें ये भी नहीं है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो आंसर है इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। ठीक है, तो एक ये कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 21 के तहत है और किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जो उसका जीवन और व्यक्तिगत या स्वतंत्रता है उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रोसीजर, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। प्रोसीजर जो कि इस्टेब्लिश किया गया है बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अतिरिक्त किसी और तरीके से आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाली पर्सनल लिबर्टी को उससे छीना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो दी गई है आर्टिकल 21A में दी गई है। कब दी थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि आया था 2002 में। इसके अलावा जो अस्पृश्यता का कानून है ये भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 356। क्लियर? 356। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, हमने पीछे भी बात की थी जिसको लिविंग वेजेस बोला जाता है, का प्रावधान दिया गया है? तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी आर्टिकल लिखे हैं ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। और ये दिया हुआ है आर्टिकल 43 के तहत। आर्टिकल 43 के तहत बात की गई है लिविंग वेजेस की, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा डीपीएसपी किसके तहत आता है? तो ये आता है पार्ट 4। कितने होता है? आर्टिकल 36 टू 51। ठीक, इसके अलावा बाकी भी चेक कर लेते हैं। बाकी जो आर्टिकल 41 है वो बात करता है एजुकेशनल सपोर्ट की, वो बात करता है इकोनॉमिक सपोर्ट की। किस टाइम पे अगर कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि बुढ़ापे में, बीमारी में, या फिर अपंगता में, इस समय आपके एजुकेशनल और इकोनॉमिक राइट से रिलेटेड है ये। और आर्टिकल 42 बात करता है मैटरनिटी रिलीफ की। ठीक है, और आर्टिकल 40 रिलेटेड है पंचायत से संबंधित है। ठीक है, पंचायत के गठन से संबंधित है और ये सब डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी का मतलब होता है जब स्टेट पॉलिसी बनाएगा, और इसमें स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट्स नहीं है, नेशन की भी बात हो रही है। तो जब पॉलिसीज बनेंगी तो उनको डायरेक्ट करने वाले प्रिंसिपल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो कौन सा आर्टिकल इसके तहत है? आर्टिकल 51 रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 15 बात करता है RRCSP के आधार पर नो डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या हो जाता है? यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी को भी मतभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 31 किसकी बात करता है? तो ये बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की। देखिए, आर्टिकल 31 है एक फंडामेंटल राइट और जो बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी, और ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, बाद में आर्टिकल 300A के तहत इसको डाल दिया गया है। और
ये कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 44वें संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको एक लीगल राइट बना दिया, जो कि 300A में है। और अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो जाता है ब्रिटेन से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज लिया गया है अमेरिका से। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? और 54, 55 और 53 नहीं है, आर्टिकल 56 है, याद कर लेना है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स तक होता है। ठीक, 53 किससे संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति को और क्या कहते हैं? कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में होगी। ठीक है, निहित होगी। और इसको हम ऐसे बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ पर होगी? राष्ट्रपति में होगी। 54 आर्टिकल बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, और निर्वाचन लिख ही लेते हैं, निर्वाचन। और इसके अलावा आर्टिकल 55 बात करता है निर्वाचन की पद्धति। ये निर्वाचन हुआ, ये निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? निजता, वित्त आयोग, शिक्षा या समानता? आंसर है वित्त आयोग। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत आता है। ठीक है, और अभी 16 फाइनेंस कमीशन है, जो कि जिसके हेड कौन है? अरविंद पनगरिया। ठीक है, अरविंद पनगरिया, पहले वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। ठीक, इसके अलावा देखो एक चीज और, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जब हम क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं, इसका मतलब ये न्याय करती है, लेकिन क्वासी अर्ध है, अर्ध स्तर पर। इसका मतलब इसके पास सिविल कोर्ट वाले राइट होते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट के राइट्स होते हैं, तो तभी हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक। अगर क्वेश्चन में आता है वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, तो यस, क्लियर। और ये जो वित्त आयोग होता है, ये प्रत्येक 5वें वर्ष में, ठीक है, इसका गठन किया जाता है आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6th शेड्यूल द्वारा शासित नहीं है? तो 6th शेड्यूल में आते हैं AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में क्या लगता है, क्या चलता है? इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शेड्यूल 6 बात करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज की। ठीक है, ट्राइबल एरियाज जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट, 44th संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया, 42वां आया था 1976 में। केशवानंद भारती केस, ये अमेंडमेंट्स है, और वो केस कब आया था? वो आया था 1973 में, 1973 में केशवानंद भारती केस। ठीक है, याद रखना है, ये सब एक साथ पूछे जाता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1976 में और 44th आया 1978 में। ठीक है, तो यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो हमने कितनी बार ये देख भी लिया है, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, जिसको अब यहाँ से निरस्त करके डाल दिया था आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी है वो राइट, जिसमें चेंज लेकर आए और यहाँ पर डाल दिए 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी राइट है, क्या ये एक लीगल राइट है? तो यस, ये एक लीगल राइट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी अगर पूछा जाए
कि ये फंडामेंटल राइट है तो नहीं है, बट ये एक लीगल राइट है तो यस। और अगर पूछा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, बट फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार नहीं है। क्या चीज़ें इसको अलग बनाती है फंडामेंटल राइट को इन वाले राइट से? फंडामेंटल राइट, अगर कोई राइट फंडामेंटल राइट्स में डाला गया है, इसका मतलब है कि उसके इन्फ्रिंजमेंट पर, उसके हनन पर किसी को भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का राइट मिल जाता है। अदरवाइज बाकी लीगल राइट्स के लिए आपको हायरार्की को फॉलो करते हुए जाना होता है सुप्रीम कोर्ट तक, यानी पहले आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है, तो ये मेजर चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑफ कोर्स राज्य सूची कैसे सेंट्रल लिस्ट से अलग होती है, क्योंकि सेंट्रल मुद्दे होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, और राज्य सूची के विषय होते हैं स्थानीय लोकल लेवल के। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसको हम बोलेंगे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसका आंसर हो जाता है, राइट। और तो ये हमने बोल ही दिया था कि सेवेंथ शेड्यूल है जिसमें 3 सूचियां हैं। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है, संघ सूची हमने कनाडा से लिया है ये कॉन्सेप्ट। चलिए मैं आपको बस बता रही हूँ, याद रख लेना है। जैसे राज्य सूची है उसमें शामिल है पुलिस, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, और संघ सूची की बात करते हैं तो उसमें फॉरेन मामले आ जाते हैं, बैंकिंग आ जाती है, इंश्योरेंस, सेंसस, ये सब आ जाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है संवर्ती सूची में पॉपुलेशन प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग, इस तरह के विषय, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, वन। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110, ठीक है, 110, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, और जो कि किससे संबंधित होता है? वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, कराधान यानी टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, सार्वजनिक व्यय से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या होती है मनी बिल की, कि इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर होती है, जैसे कि उसके 14 डेज के लिए उसके पास रह सकता है विचारार्थ। ठीक है, उसके बाद वापस लोकसभा के पास आ जाता है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो देखो समानता का अधिकार जो दिया गया है, ये बंडल है, राइट्स के बंडल, उस फॉर्म में इसको पूछा गया है। तो इस तरह के हमारे 7 राइट्स हुआ करते थे, अभी 6 हैं। जो 7th था 31 के तहत, पता ही है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा दिया है, अभी 6 है। तो उसमें से एक है 14 to 18 जिसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, 23 से 24 के अंतर्गत आते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, और 25 से 28 के तहत आते हैं राइट टू रिलीजन, और 19 to 22 आते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो जैसे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 क्या कहता है? RRCSP के आधार पर किसी के साथ कोई मतभेद नहीं होगा, यानी हिंदी में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? तो ये बोलता है कि राइट टू अपॉर्चुनिटीज, लोक नियोजन, पब्लिक सर्विसेज में जो भी भर्ती होंगी उस पर समानता रहेगी, राइट। और बाकी उसकी अकॉर्डिंग जो भी कैपेबिलिटीज़ चाहिए होती है वो ऑफ कोर्स लागू होंगी। बाकी आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, रेडिकेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, और 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स।
तो 14 to 18 हो जाता है समानता का अधिकार, ये समानता प्रोवाइड कर रहा है। अब आ जाते हैं 19 क्या कहता है, तो 19 बोलता है 19 to 22 जो है वो है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। और 25 से 28 हमारे धर्म की स्वतंत्रता दिलाते हैं, इससे संबंधित अधिकार है। और 29 से 33 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं दिया हुआ है, आर्टिकल 29 to 30 जो कि अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, ठीक है, माइनॉरिटी के राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऐसा इसलिए भी क्योंकि अमेंडमेंट का राइट होता है पार्लियामेंट के पास, तो अमेंडमेंट करके वो घट या बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे डेट मेंशन करना ज़रूरी था कि अक्टूबर 2020 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर है 448। एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि आर्टिकल तो आज भी 395 है, इनके सब पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इतना है, ठीक है। और अभी अगर देखें तो ये लगभग 470 है। क्लियर? मूल संविधान में कितने थे? तो हमारा जब संविधान लागू हुआ था, देखिए लागू भी छोड़िए, जब संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, लागू 1950 में हुआ 26 जनवरी को, लेकिन यहाँ पर संविधान को अपनाया गया और इस समय 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। आज टोटल भाग कितने हैं? 25। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 25 है। अनुसूचियां बढ़ करके 12 हो चुकी है और ये बढ़ करके 470। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।